रुक सकते हो। आज अपना एजेंडा है 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स में अपने पास में, वैसे कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, हम डिस्कस कर चुके होंगे। आप थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, सुन लीजिएगा। देखो करना क्या है अपने को, चार चीजें आती हैं अपनी पेपर 4 में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही। यस सर। एक आता है निबंध लेखन और हिंदी में एक आता है पल्लवन। इंग्लिश में आता है आपका इलेबोरेशन और फोर्थ आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, इनके जो मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं निबंध लेखन 20 का, बाकी सब आते हैं 10-10 का। जी। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स होते हैं। और मोस्टली आप में से जितने भी हैं और सभी, सुबह घंटे करा हम लोग इस 50 मार्क्स की कोई तैयारी नहीं करके जाते। ठीक है। ज्यादातर में से हम लोग एग्जाम में ही लिखते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सीधे एग्जाम में ही निबंध लिख रहे होंगे, और जो जॉब वाले हैं ना, वो तो ज्यादातर एग्जाम में ही लिखते हैं, है ना। या दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो क्या तैयारी करके जाते हैं? पहली तैयारी तो होती है उनकी कोटेशन याद करना, किस कवि ने क्या कहा है ना। वो बहुत सारे कोटेशन याद कर जाएंगे। और दूसरी कोई तैयारी करता है तो वो पढ़ लेते हैं, कहीं किसी ने दे दिया तो 15-20 पढ़ के चले गए, है ना। और हमको क्या है, पैटर्न समझना है कि लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है। तो जब आपने ये समझाना, तो जो ऑलरेडी आपकी नॉलेज है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, देखो आपके पेपर 1, 2, 3 में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सोशोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, बिहेवियर, मतलब आप साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, है ना। और उन्हीं दिनों में पढ़ रहे हो क्योंकि 2 दिन में सारे पेपर हो जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ के जाते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस। तो देखो, यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, इसका मतलब ये तो है कि आपको यदि ये चारों चीजें लिखनी आती है ना, तो आपके पास में कंटेंट की कमी नहीं है। ये तो ऑब्वियस है यदि आप तैयारी करके जा रहे हो पेपर की। ठीक है, कंटेंट की आपको कोई भी कमी नहीं है। सब स्कीम्स के नाम आपको याद हैं, सारी चीजें याद हैं, सोशोलॉजिस्ट के नाम याद हैं, सब एग्जांपल्स, फैक्ट्स, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कमी नहीं है ना। तो ये तैयारी बंद कर दो कि कहीं इलेबोरेशन या पैराग्राफ राइटिंग या निबंध के 20-25 निबंध लिखे हुए हैं और उसको हम पढ़ के जा रहे हैं, है ना। उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। मतलब यदि आ भी गया ना, देखो एक चीज और ध्यान रखना, अ, आपने भी नोटिस किया होगा, यदि कोई पढ़ा पढ़ाया निबंध आ गया, तो देखो किस तरह से पढ़ा पढ़ाया निबंध आता है। आप नारी शक्ति पे ऊपर कोई निबंध पढ़ के गए, है ना, और क्वेश्चन वहां पे आ गया कि नारी शक्ति पुरुषों से किसी भी सापेक्ष में कम नहीं है ना। अब आप क्या करोगे, आप जैसे ही पढ़ोगे ना नारी शक्ति, अच्छा ही मैं पढ़ के आया था, और आप पूरा की पूरा इसको यहाँ कॉपी कर दोगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, उसके अनुरूप लिखोगे भी नहीं। आपकी भाषा कहीं ना कहीं वही होगी जो आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि चलो इन दिनों में तो आप देख भी लेना, पर पेपर से पहले किसी भी बड़े लंबे राइटअप को पढ़ के मत जाना, है ना। क्योंकि यदि पढ़ के जाओगे ना, तो वही आपके माइंड में होगा और आप उसी को लिखोगे, तो उसमें क्या होगा, आप अपने शब्दों में अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे, उन्हीं शब्दों को लिखोगे, भटक जाओगे, जो पॉइंट की चीज है वो नहीं लिखोगे, है ना। तो ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम उस तरह से तैयारी ना करें। अब हमको करना क्या है, यदि मैं इसमें शब्द सीमा की बात करूं, तो देखो निबंध लेखन कितने शब्द सीमा का आता है? 250 शब्द का। पल्लवन जो आ रहा है ना इन दिनों में, वो 100 शब्द का आ रहा है, लेकिन 150 शब्द का भी पूछा जा सकता है ना। 2018-2021 में 100 शब्द का पूछा गया है। और पैराग्राफ राइटिंग और एलेबोरेशन, ये दोनों 200 मार्क्स के आ रहे हैं, और 200 वर्ड्स के। एम आई राइट? यस। कुछ तो बोलो यार, हाँ ना। हाँ यस सर। सर। ओके ओके, है ना। अब देखो, इन चारों में डिफरेंस क्या है? इन चारों में डिफरेंस ये है कि एलोबरेशन 150 वर्ड्स का। यस, एलेबोरेशन 150 वर्ड्स का।
देखो इन दोनों में इन चारों में डिफरेंस क्या है? पल्लवन एंड इलेबोरेशन, ये जो दो टॉपिक हैं और ये दो टॉपिक हैं, ऊपर के दोनों टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग और निबंध लेखन है, वो थीम बेस्ड होते हैं। थीम बेस्ड या सब्जेक्ट बेसिस होते हैं। जैसे दोनों में निबंध लेखन भी इसी तरह का आएगा, पैराग्राफ भी उसी तरह से। जैसे आपसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वुमेन पे, क्लाइमेट पे, है ना, इस तरह का कोई ना कोई टॉपिक होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके ऊपर आप अपने इलेबोरेट करो या निबंध लिखो, है ना। नारी शक्ति, महिला शक्ति, राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ के जाते हो। तो इसमें आपके पास लिखने के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है ना। ये बाकी की जो दो चीजें हैं, पल्लवन और इलेबोरेशन, ये होती हैं, इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मींस ये होते हैं साइकोलॉजी बेस। इसमें क्या करते हैं, कोई वाक्य या कोई सूक्ति, कोई इडियम, इस टाइप की चीज दी जाती है। जैसे 2021 में क्या आया था हिंदी में पल्लवन, कोई बताएगा? शायद सर हिंसा हिंसा बुरी बुरी, चीज है ये। हाँ, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी। ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में भी पूछा जाता है। इंग्लिश में भी जो इलेबोरेशन आएगा वो एक तरह से पल्लवन टाइप का ही है। कुछ ना कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। जैसे आपको याद हो तो वो आया था Justice No man delayed is should, justice denied. हाँ, स्वीट इज द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, है ना, इस तरह के कुछ no man क्वेश्चंस should आते हैं। be, हाँ, no नो man मैन should शुड be बी, condemned and हाँ, unheard. कंडेम्ड अनहियर्ड ना, इस तरह की चीजें पूछे जाते हैं। तो एक तो होते हैं साइकोलॉजिकल टॉपिक जो होंगे पल्लवन और इलेबोरेशन, और दूसरे होंगे आपके निबंध लेखन और पैराग्राफ राइटिंग, इनको कहेंगे हम थीम बेस्ड टॉपिक, जिसमें सब्जेक्ट होगी कोई और इसके पास आपके पास चीजें होंगी इससे संबंधित। अब हम क्या करेंगे अगले 3-4 दिन क्या, अगले 7-8 दिन, है ना। अब इन्हीं 5 चारों चीजों पे प्रैक्टिस चलेगी अपनी। सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन दिया करेंगे, ठीक है। तो आप उस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, लिखना और ग्रुप पे शेयर करना, ठीक है। तो आपस में आप लोग चेक करोगे। अब देखो करना क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं किस तरह से इसको लिखना होता है। अब ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना हमारे क्वेश्चंस की, तो आप प्रैक्टिस करना कहीं से पढ़ के नहीं, खुद से अपना दिमाग लगा के, है ना। ट्रस्ट करो हम पे कि जो आपने पढ़ा है, नॉलेज है, वो आप पे सफिशियंट है। अब आप हम पे ट्रस्ट करके खुद से लिख के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी पार्ट है यदि आप प्रैक्टिस करके गए तो, है ना। अब देखो करना क्या है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक दो उसके थ्रू डिस्कस करते हैं। 2021 का हम पहले कर चुके हैं, तो लेट मी शेयर 2018 पेपर्स। इंग्लिश का पहले करें या हिंदी का? हिंदी का ही कर लो सर। हिंदी का सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा हिंदी से शुरू करते हैं। एक चीज, अपने जो एजेंडा था ना उसमें हमने स्टार्टिंग में पल्लवन और इलेबोरेशन लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग के 4 दिनों में, हाँ या ना? Yes, sir. है ना। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको। स्टार्टिंग के 4 दिनों में हम लेंगे पहले पैराग्राफ राइटिंग और निबंध लेखन, है ना, ये ज्यादा इजी है। इज इट ओके? तो पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम पल्लवन इलेबोरेशन पे आएंगे। सभी को ठीक है? Okay, sir. ये एक्चुअली मैंने आज एजेंडा देखा तो मुझे लगा कि पहले हमको ये करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा निबंध पे आता हूँ एक बार। ये रहे, दिख रहे हैं आपको तीनों? Yes, sir. ठीक है। अब कोई एक टॉपिक बताओ जिसपे हम अभी डिस्कस करें और समझें कि हमको करना क्या है। कोई भी एक टॉपिक जो आप चूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज। अब सभी लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है। देखो अपने को कितने शब्द लिखने हैं इसमें? 250। 250 शब्द। देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी हम निबंध लिखेंगे ना, तो सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है, जैसे 2 नंबर पे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज, इस तरह से आप टॉपिक की हेडिंग दोगे और उसको ऊपर लिखोगे,
ठीक है, नीचे एक दो लाइन कर सकते हो। फिर दो तीन लाइन का गैप छोड़ते हुए, क्योंकि अच्छी खासी इसमें आपको स्पेस दी जाती है ना, दो तीन लाइन का गैप छोड़ते हुए आप पैराग्राफ शुरू करोगे यहां से, है ना, कुछ स्पेस देते हुए। अब आपको जो भी आप लिखो ना, वो इक्वल चलनी चाहिए, है ना, पहला ये ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ शुरू किया है, तो मेरी बाउंड्री की मार्जिन इस तरह से चल रही है, तो इसी तरह से चलनी चाहिए। देखो आप ये यकीन मानो, यदि हमको मौका मिलता ना, या आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, तो आप 5-6 कॉपीज का एवेल्युएशन करके देखना, है ना। ये कहीं मैटर नहीं करता कि क्या लिखा है अंदर। पहला चीज जो मैटर करती है ना एग्जामिनर को, वो होती है कि किस तरह से लिखा है। वो पढ़ेगा तब जब वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा। आपने उसको यदि कोई भी मोटिवेशन नहीं दिया ना पढ़ने के लिए, तो वो बिल्कुल भी आपकी आंसर शीट नहीं पढ़ेगा। आप उसके बेटा, बहू, मामा, फूफा, चाचा नहीं लगते हो, कोई मतलब नहीं है, वो आपको नहीं जानता, आपकी आंसर शीट नहीं पढ़ेगा। आपने यदि काटा पीटी, घिसा घिसी इस टाइप से कुछ लिख के आए हो ना, तो ये मान लो कि वही 2 3 5 नंबर एवरेज में दे देगा, नहीं पढ़ेगा वो आपके आंसर। यदि आप चाहते हो कि वो पढ़े, तो अच्छे से लिखना, ठीक है। अच्छे से लिखने का मतलब ये नहीं होता कि राइटिंग अच्छी हो। अच्छे से लिखने का मतलब होता है साफ सुथरा लिखना और स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं कि हमने मतलब यहाँ पे भी लिख रखा है, इधर भी भरा हुआ है, एक लाइन मेरी यहाँ जा रही है, एक यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। इस तरह की दो तीन चीजों का आप ध्यान रखना। ये तो रही बात प्रेजेंटेशन की। अब लिखना किस तरह से होता है अपने को, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये चीजें आपको धीरे धीरे हम कॉपी वैल्यूएशन में भी बताते जाएंगे। अब देखो, ये जो चारों चीजें होती है ना, निबंध लेखन और पैराग्राफ राइटिंग, इलेबोरेशन और पल्लवन, इन चारों में एक ही तरह से अपने को अप्रोच करनी है। सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ वर्ड्स देखने हैं कितने हैं। जैसे 250 शब्द हैं इसमें, ठीक है। तो 250 शब्द वाले क्वेश्चंस में, निबंध लेखन में, आप 15 से 20% वर्ड्स तो दो इंट्रोडक्शन को, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। 15 से 20% शब्द दोगे आप कंक्लूजन को, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपसंहार, यही बोलते हैं क्या? यस, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अराउंड 40 वर्ड्स में तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, है ना, और अराउंड 40 वर्ड्स में आप कंक्लूजन करोगे, 40 to 50, 42। समझ में आई ये पॉइंट आपको? यस थोड़ा सर। सा पार्टिसिपेशन, है ना। यस सर। अब देखो, रिमेनिंग अराउंड आपके पास में कितने शब्द बचे? 160 के अराउंड, है ना, 160 से 170 शब्द आपके पास में बचे हुए हैं, जो यस आपको सर। लिखने हैं, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, इन शब्दों में से आपको 4 से 5 डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन मतलब आयाम, विविध विविध डायमेंशन लिखनी है। अब देखो इसमें एक चीज, जब भी कोई निबंध लेखन या प्रस्तावना ओ निबंध लेखन या पैराग्राफ राइटिंग आप करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सारे पहलू उसमें लिख के आओ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर तो पूछा नहीं गया। आप इसमें यदि सारे पहलू कवर करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपका निबंध लेखन नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पहलू उसमें लिख के आओ, ठीक है। अब वो पहलू किस तरह से सेलेक्ट करोगे? तो अब आप एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज, इस पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट 5 पॉइंट बताने हैं आपको, ठीक है। सोच के 5 पॉइंट अगले 2 मिनट में ये बताओ एक बार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। 9:56 हो गए। सभी लोग एक बार प्रैक्टिस करें। एक तो सर दो इसमें मिनट का टाइम है जस्ट। समाज नहीं के नहीं, किन बताना किन नहीं अभी। विषयों। अभी नहीं, अभी बताना नहीं है। 5 पॉइंट सभी लोग लिखेंगे कि ये 5 अलग अलग पॉइंट है। वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे से ओवरलैप ना करें। ऐसा नहीं कि पहले पॉइंट में भी वही बात थी और 5वें पॉइंट में भी वही बात है। पांचों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए।
सर की शक्ल तो देख। सभी के हो गए? Yes, sir. सर 2-3 तो हो गए। Yes, sir. नहीं नहीं, 5 लिखने हैं। मतलब यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज पे यदि 5 पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो ना, तो फिर सोचने की बात है। मतलब ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? कोई भी 3 या 4 लोग बताएं। स्टार्ट कौन करेगा? सर एक तो सूचना का एक पहुंच। सेकंड, पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब क्या हुआ? डिजिटल मीडिया लाइक गूगल, TV और गूगल हो गया सर, कोई भी फेसबुक गूगल, इंस्टाग्राम जो भी। फेसबुक, ओटीटी वगैरह ये सारा। तो इसमें 2 टाइप की मीडिया हो गई। एक तो जो आपकी प्रेस। टेलीविजन पे है ना, जो हम एक सुनते आए हैं। एक एक सोशल आप मीडिया। डिजिटल, क्या डिजिटल मीडिया। है ना, एक डिजिटल मीडिया जिसमें आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और ये सारे हैं, है ना, इसको आप यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज पे पॉइंट्स बताओ आप। सर एक तो बिजनेसेस से रिलेटेड, व्यापार की सुगमता के रिगार्डिंग हम कह सुनो सकते सुनो, हैं। अब 5 पॉइंट आपने सभी ने लिखे। अब जो भी लिखे हैं ना, उसको ऐसे यस बताओ सर। प्रायोरिटाइज करके कि आप यदि लिखोगे तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे। ताकि सोसाइटी चौथा को, स्तंभ माना जाता है। पर पॉजिटिव पॉइंट्स जो होंगे उनको अब पहले सुनो लिखना। सुनो सुनो, आप मुझे मत बताओ, मैं आपको चलो 1-2 लोग करो डिस्कस, फिर हम डिस्कस करेंगे। बताओ क्या बता रहे थे? जैसे सर लोकतंत्र ग्लोबल, लोकतंत्र को का चौथा स्तंभ। उजागर किया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ठीक है। सर एक और ग्लोबल विलेज पूरा मतलब एक समाज इलेक्ट्रॉन। समाज और सरकार के बीच की एक योजना कड़ी। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आए, समाज और सर सरकार एक के बीच की कब, क्या? साधनों की उपलब्धता का जो गैप है वो कम हुआ है सर। साधनों की उपलब्धता का गैप कम हुआ है, अच्छा, ठीक है। अभिव्यक्ति का माध्यम। ग्रामीण अभिव्यक्ति का माध्यम, पड़ी है। समाज की जागरूकता बढ़ी है सर। सामाजिक समाज की गतिशीलता बढ़ी है सर। शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षा की सर उपलब्धता। 21वीं जाग सदी सर 21वीं सदी मॉडर्न मॉडर्न जमाना है, तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये डिजिटल मीडिया का इम्पोर्टेंस है। ग्रामीण क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ी है इससे। इम्पोर्टेंस है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। और रोजगार डिजिटल गैप कम हुआ। रोजगार सर जो रोजगार डिजिटल डिवाइड कम हुआ है। रोजगार के ऑप्शंस बढ़े हैं, है ना। यूट्यूब पे रील बना के पोस्ट कर देते हैं अब, उससे सर पैसा सामाजिक कमा रहे हैं। गतिशीलता। सर रिसेंटली जो सामाजिक लॉ गतिशील, वगैरह है ना, जो ये किसने रिसेंटली बोला लॉ है सामाजिक? हाइट। एक सेकंड, गतिशीलता सर सामाजिक मैंने बोला। गतिशीलता किसने बोला? मैंने क्या बोला मतलब है इसका? सर, मतलब ही जो विचारों का आदान प्रदान है ना, वो बहुत ज्यादा हम्म, फास्ट हो गया है। अब अमेरिका से 1 मिनट में पूरी जो नया विचार किसी ने दिया वो तुरंत आ जाता है हमारे पास। ठीक। और पॉइंट? सर सर न्यूक्लियर इसमें फैमिली का कल्चर डिवाइड बढ़ा ऑफ है। इंडिया के एफर्ट्स भी लिख सकते हैं क्या? सर क्या? डिजिटल डिवाइडेशन को कम। नहीं, डिजिटल डिवाइड का मतलब सर रूरल निजता अर्बन का डिवीजन जो कम हुआ इश्यू है। आ रहा है ना, अब निजता का बस बस, इश्यू। अब ठीक ठीक, अब देखो, सर अब न्यूक्लियर आपको क्या फैमिली। करना है। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब अपने को करना क्या होता है, देखो, क्वेश्चन आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक, देखो, सबसे पहले तो जब 3 ऑप्शन होते हैं ना, तो किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस पे लिखूंगा, है ना। जब आप एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही यहाँ पे लिख दो कि मैं इस पे लिख रहा हूं। इसको लिखने से क्या फायदा होता है, अब आपके पास में ऑप्शन नहीं है कंफ्यूज होने का, कि आपने 1 मिनट सोचा, फिर आपको लगा नहीं यार मैं तो इस पे लिख लेता हूं, है ना। तो ये जो हाँ या नहीं का कंफ्यूजन है ना, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी बजाय आपने जो सेलेक्ट कर लिया उस पर लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करो उसको लिख दो। फिर आप क्या करो, जो रफ का पेज होता है ना, इसमें होता है क्या कॉपी में? यस सर। होता है सर, एक है ना, पेज होता है। रफ वर्क का जो पेज होता है उस पे सभी लोग आएंगे, है ना। कॉपी के टाइम की बात कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, 250 शब्दों में लिखना है। यहां पे आपने टॉपिक लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज। अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, आपके माइंड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज से रिलेटेड जो भी थॉट्स आए, अगले 30 35 40 सेकंड में वो जल्दी जल्दी वहां पे लिख लेना, आप नोट डाउन कर लेना। जैसे मेरे पास आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज, तो मेरे को लगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब हो गया एक तो टीवी,
मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कीवर्ड्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे माइंड को दौड़ा रहा हूं, जिसको कहते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम क्या कर रहे हैं इस केस में, यहाँ पे रफ पेज में आके ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब हो गया टीवी, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अरे यार, डिजिटल मीडिया, ठीक है। फिर डिजिटल मीडिया में आपने पॉइंट्स लिख लिए। फिर समाज में आपने जैसे कुछ कीवर्ड्स जोड़ लो, उसके आगे एडजेक्टिव्स जोड़ लो। भारतीय समाज की बात करेंगे हम, ट्राइबल्स की बात करेंगे, है ना, समाज में ट्राइबल्स। और हम बात करेंगे कास्ट की बात कर सकते हैं समाज में, रूरल अर्बन, शहरी ग्रामीण समाज की बात कर सकते हैं, है ना। इस तरह की समाज की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज, मैं जैसे ही सोचने लगूंगा और मेरे को समझ में आएगा यार इसमें दो पॉइंट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समाज पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, एक हो रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पॉजिटिव की बात की, तो पॉजिटिव में आपने सोचा कि अच्छा, जागरूकता फैल रही है ना, इससे रोजगार के ऑप्शन बन रहे हैं, इससे रोजगार हो गया, जागरूकता हो गई, गतिशीलता बढ़ रही है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ रही है, रूरल अर्बन डिवाइड कम हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज ए इसमें इसका भी काम करती, हाँ, सोशल सर्विस का भी काम करती है, ठीक है। तो इस तरह के आपने यहाँ पॉजिटिव में कुछ पॉइंट्स लिख लिए, एंड नेगेटिव में आपने पॉइंट लिखे कि फेक न्यूज का पॉइंट लिख लिया, है ना, कि नेगेटिव में फेक न्यूज होती है, हाँ या ना। हेट स्पीच, हेट स्पीच का डेटा कॉन्सेप्ट है, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, का पतन है। डेटा नहीं, डेटा प्राइवेसी से अच्छा तो आप पूरा प्राइवेसी का निजता का इशू, आनंद सर, निजता का आनंद। निजता का आनंद। फिर आपने देखा कि यार चाइल्ड और वुमेन पे अपराध इससे बढ़ते हैं कई बार, है ना। सो हम देखते हैं ना कैसे छोटे छोटे चैनल्स या छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, साइबर क्राइम बोल सकते हैं सर। हाँ, साइबर क्राइम बुलिंग, इंक्रीज होता साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग होती है, इस तरह की चीजें। वेस्ट अब ऑफ आपने टाइम। देखो, सुनो सुनो सुनो, वेस्ट ऑफ टाइम आपने लगा। अब आपने क्या किया, ये काम कर लिया, इसको कहेंगे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कि आपने, इसमें आपको टाइम देना है 1 से 2 मिनट बस, ठीक है। अब जैसे ही आपने टाइम दिया ना, अब आपको पता है कि हमको 40 शब्दों में तो इंट्रोडक्शन लिखना है, 40 शब्दों में कंक्लूजन लिखना है, बीच के जो 160 से 170 शब्द हैं उसमें मेरे को 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अब आपने सोच लिया, 5 में से मैं एक काम करता हूँ, 3 पॉइंट तो पॉजिटिव के लिख देता हूँ, 2 पॉइंट नेगेटिव के लिख देता हूँ, है ना। अब आपने क्या है, 3 पॉइंट उठाने हैं पॉजिटिव के। अब कैसे उठाओगे आप, अब देखो, आपने जब डिस्कस किया था ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी, तो आपके पास पॉजिटिव में बहुत सारे पॉइंट आ गए, लेकिन आपको कोई भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी 3 उठा लो। जैसे मैं उठा लेता हूं एक तो, कि इससे जागरूकता, है ना, सोशल मीडिया, और सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो जागरूकता, एजुकेशन का काम कर रहा है। दूसरा मैंने उठा लिया कि ये रूरल अर्बन डिवाइड को कम करने का काम कर रहा है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूरियां बढ़ गई थी उसको अब कम कर रहा है ना। और तीसरा पॉइंट मैंने उठा लिया गतिशीलता का, ठीक है, कि ये किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज को गतिशीलता प्रोवाइड कर रहा है ना, किस तरह से एक माइनॉरिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, उसके लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 3 पॉइंट यहां से उठा लिए, और इसमें आपने यही मार्किंग कर ली कि पहले नंबर पे मैं लिख दूंगा। बताओ प्रायोरिटी करो इसको, किसको पहले नंबर पे लिखोगे, पहले जागरूकता को लिख देते हैं, जागरूकता, फिर मैं गतिशीलता को लिख देता हूँ, फिर रूरल अर्बन डिवाइड को कर देता हूँ। फिर मैं आया नेगेटिव में, मैं लिख लूंगा कि मैं अब देखो ये भी तरीका होता है कि मैं एक काम करूंगा, फेक न्यूज, हेट स्पीच, है ना, क्राइम, साइबर बुलिंग, इन सबको एक बना देता हूं, इनको एक साथ लिख दूंगा 1 नंबर, और प्राइवेसी के पॉइंट को दूसरा कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, क्या ये पांचों पॉइंट बिल्कुल अलग अलग हैं, हाँ या ना। यस सर। यस सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हर पॉइंट पे आप 30-35 शब्द लिख सकते हो क्या, हर पॉइंट पे। यस सर।
बस एक ही लिख सकता है क्या, बाकी नहीं लिख पाएंगे? लिख सकते हैं लिख सर। सकते हैं सर। यस सर। लिख सकते हर हैं। कोई लिख सकते हैं 30-35 सर, शब्द लिख सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज, क्या ये 30-35 शब्द लिखोगे तो आपका जो निबंध है वो कहीं जाके ऐसा लगेगा कि पढ़ने वाले को कि ये चीजों को रिपीट कर रहा है, वाक्यों को? नहीं करेगा, क्योंकि आपकी 5 डायमेंशन अलग अलग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे होता है? इंट्रोडक्शन में आप क्या करो, ये जो 5 पॉइंट हैं इनकी एक छोटी सी जो प्रिसीज राइटिंग होती है ना, जिसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं, वो कर दो। वो कैसे करोगे आप कि शुरू करो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंतर्गत, जैसे अब मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके अंतर्गत आपका टेलीविजन मीडिया एवं डिजिटल मीडिया दोनों कवर होते हैं। इससे समाज पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव में आप बिल्कुल कि यह समाज में जागरूकता, शिक्षा, है ना, शहरी ग्रामीण दूरियों को कम करना, इस तरह का कार्य करता है। वही नेगेटिव प्रभाव में यह वर्तमान में साइबर क्राइम को इंक्रीज कर रहा है, हेट स्पीच जैसे इंसिडेंट हमें समाज में दिखाई दे रहे हैं। लिखा? तो आपने क्या किया, उसी चीज को जो आपने ये समराइज किया है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स बनाए, इसी का एक छोटा सा समरी वहां डाल दी। ये डाल दोगे कि आप 30-35-40 शब्दों में? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो ठीक है, सर। अब आपने ये 40-45 शब्दों में लिख दी। फिर इसके बाद में आप सीधे, अब देखो करना क्या है मैं आपको बताऊं निबंध में आके। पहला क्वेश्चन तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमको ये लिखना होता है क्या, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन? तो इसका आंसर है नहीं, है ना। ये हम कभी नहीं लिखते कि मैं प्रस्तावना लिखने जा रहा हूं या इंट्रोडक्शन लिखने जा रहा हूं, नहीं। आप डायरेक्टली अपनी बात कहना शुरू करोगे। ये सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जैसे अब आपने प्रस्तावना लिखना शुरू किया और इस तरह से ये आपने इस बॉक्स में अपनी प्रस्तावना कह के बंद कर दी। ठीक है, अब आप आ गए अपनी पहली डायमेंशन पे। क्या थी हमारी पहली डायमेंशन? जागरूकता, है ना। अब उसी डायमेंशन को मैं एक लाइन यहां छोड़ूंगा और फिर यहां से लिखना शुरू करूंगा कि बिल्कुल दिखना चाहिए कि मैंने पैराग्राफ चेंज किया है ना। अब मैं उसको लिखूंगा और इस तरह से उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये गैप मैंने छोड़ा था यहाँ। इनकी हेडिंग बढ़ा सकते हैं सर, जैसे कि यहाँ से मैं नहीं नहीं जागरूकता। नहीं 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 नहीं, हेडिंग नहीं बनानी अपने को, निबंध लिख रहे हैं हम। ठीक है, हेडिंग मत बनाओ, है ना। अब ये कुछ इम्प्रोवाइजेशन है जो हम बाद में सीखेंगे थोड़ा बहुत। अभी बेसिक चीजों पे ध्यान दो जो मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप अगले 3-4 दिन में लिखोगे जिस तरह से। अब आपने यहाँ पे तो लिख दिया इंट्रोडक्शन, इसमें आपने पहली डायमेंशन लिख दी, फिर आपने दूसरी डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन, चौथी, पांचवी डायमेंशन लिख दी। अब आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन तो आपका हो सकता है वे फॉरवर्ड, आगे के लिए कोई बात कर सकते हो आप। कैसे कि जैसे आपने ये 5 पॉइंट लिखे ना, इसमें आप लिख दो कि जैसा कि हमने देखा या जैसा कि हमने डिस्कस किया है, जैसा कि हमने अभी विचारों में प्रकट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समाज पे बुरा और अच्छा दोनों प्रभाव पड़ता है ना। लेकिन यह प्रभाव भी समाज के हर वर्ग तक पहुंच पाए उसकी अभी लिमिटेशन है। कोई भी आप ऐसी चीज उठा सकते हो जो वे फॉरवर्ड है। जैसे मैं उठा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच ही नहीं है बहुत सी जगह, है क्या ऐसे कोई स्थान? बहुत से स्थान है। बहुत से ऐसे रूरल एरियाज में लोग हैं जहां पे उनको डिजिटल नॉलेज ही नहीं है ना, तो उनके पास डिजिटल मीडिया का ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग अभी ऐसी लाइन में जी रहे हैं कि जहां पे उनको मीडिया से रिलेटेड कंटेंट ही नहीं है, या बहुत से ऐसे दिव्यांग जने देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो आपने या तो ये पॉइंट ले लिया या दूसरा पॉइंट ले लिया कि जैसा कि हमने देखा कि नेगेटिव प्रभाव समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने संविधान के प्रारूपों, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हुए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल मीडिया समाज पे पॉजिटिव ही प्रभाव डाले, नेगेटिव प्रभाव ना डाले, है ना। तो कहने का मतलब है
आप अपने कंक्लूजन में कोई भी एक वे फॉरवर्ड की चीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा वे फॉरवर्ड डिस्कस करने का, या कोई भी चीज नहीं मिल रही, तो आप ये जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था ना, जो हमने समरी की थी, इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं कि जैसा हमने देखा कि समाज में अच्छे और बुरे प्रभाव के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेदार है ना, लेकिन समाज में जागरूकता लाने का काम, एजुकेशन लाने का काम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है। तो समाज के इंडिविजुअल नागरिकों पे ये डिपेंड करता है कि वो इसके अच्छे प्रभाव को अपनाएं या बुरे प्रभाव को अपनाएं। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसी बात करके, मतलब आपको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है उसको, है ना। अच्छा, आप इस चीज को बिल्कुल पक्का मान के चलो कि यदि आप किसी भी निबंध में या पैराग्राफ में या इलेबोरेशन पल्लवन में कंक्लूजन नहीं लिखोगे ना, तो आपको वो मार्क्स मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। कंक्लूजन मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप एक बार को इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हो, डायरेक्ट किसी डायमेंशन से शुरू कर सकते हो, लेकिन कंक्लूजन मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंक्लूजन की लाइन है जिनको पढ़ के एग्जामिनर आपको नंबर देने जा रहा है। ठीक है। तो कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब हम क्या क्या कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने को अपना इस तरह से ये क्रिएट करना है। ये सभी को क्लियर है? जी सर। सर कोटेशंस भी लिखने हैं क्या सर, जैसे स्टार्टिंग कोटेशन से करनी हो? सुनो 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 ना, पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। तो जैसे अब मैं बात करूं निबंध लेखन की, तो निबंध लेखन अपना आता है 250 शब्दों का। इसमें आप क्या करो, 40 शब्द का इंट्रोडक्शन, 40 शब्द का कंक्लूजन, और बाकी के जो शब्द बने उनमें से 4 या 5 डायमेंशंस। ठीक है। आपको इजीली मिल रही है तो 5, दिक्कत आ रही है तो 4, है ना। इस तरह की लिख लो। और इस तरह से आपका अब आएगा इसमें पल्लवन। पल्लवन होता है आपका सिर्फ 100 शब्दों का, है ना, जो अभी आ रहा है। इसमें आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं करने की, है ना। और पल्लवन थोड़ा सा आता भी साइकोलॉजिकल चीजों का है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 लाइन इंट्रोडक्शन की, 2 या 3 लाइन, लाइन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 2 या 3 लाइन लास्ट में कंक्लूजन की, और बीच में अराउंड छोटे छोटे 3 या 4 डायमेंशंस। देखो शब्दों में इसमें डायमेंशन के जो शब्द हैं वो बड़े हो जाएंगे, 30 से 40 शब्दों की डायमेंशन होंगी। इसमें जो डायमेंशन होंगे वो 10 से 15-20 शब्दों के डायमेंशन होंगे, छोटे छोटे। ठीक है। तो इस तरह से पल्लवन, बाकी सेम पैराग्राफ राइटिंग में और इलेबोरेशन में भी आपको इसी तरह से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा कंक्लूजन। आप ये मान के चलो अराउंड 15 से 20% शब्द इंट्रोडक्शन में, 15 से 20% शब्द कंक्लूजन में, ये यूज करने हैं। ठीक है। और बीच में जितने भी शब्द बचे उसमें 4 या 5 डायमेंशन। 5 से ज्यादा डायमेंशन लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो निबंध या पैराग्राफ राइटिंग, निबंध नहीं लिख के कोई आंसर राइटिंग ज्यादा लगता है ना, तो उसको अवॉइड करना। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर एक चीज। हाँ बोलिए। सर जैसे इसमें 4 पेज दिए हुए आते हैं, जनरली जिनकी स्पीड अच्छी होती है वो पूरे 4 पेज लिख देते हैं। ठीक है। तो क्या ये मैटर करता है कि मैं 4 पेज भरूं, या फिर मुझे बोला 200 शब्द लिखने हैं तो मेरे 2.5 पेज में काम हो जाता है वैसे तो सर? नहीं नहीं, देखो अब ये आपकी, मैं कहूं तो बेवकूफी है कि आप 250 एक, अच्छा एक बार बताओ, जो दूसरा बंदा लिख रहा है आपको क्या लग रहा है कि वो 4 पेजों में 400 शब्द लिख के आ रहा है? मुख्तार राव की कॉपी देखी आपने? नहीं सर, एक पेज खाली छोड़ रखा है, लास्ट वाला पूरा पूरा लास्ट वाला खाली छोड़ रखा है। आप क्या करो ना, अपना दिमाग यूज करो। देखो जैसे ये है, मेरे को इसमें 250 शब्द ही लिखने हैं, तो मैं नहीं लिखूंगा ऊपर वाले, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरी लाइन में आके लिखता हूं, लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज। ठीक है। इस चैप्टर में मैं कर रहा हूं, फिर मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा। ठीक है। मैं इस चीज को अच्छे से यूज करूंगा। आप देखना कई बार जो टॉपर्स की कॉपी है ना, वो ऑलरेडी कॉपी का मार्जिन और खुद का भी मार्जिन बना के चलते हैं। देखिए आपने ये चीज? यस सर, यस सर, यस। है ना। आप लिखो यहां तक, आपको स्पेस यूटिलाइजेशन आनी चाहिए। निबंध लेखन में लास्ट वाली लाइन कभी नहीं लिखनी चाहिए।
कई बार आपको ऐसी चीज याद आ जाए जो बाद में लिख सके हो, तो आप उसको बाद में लिख सकते हो। तो लास्ट की एक लाइन और शुरू की एक लाइन हमेशा खाली छोड़ के चलो, इसमें मत लिखो यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। वो एग्जामिनर को नहीं अखड़ती। क्या चीज अखड़ जाती है कि आपने लास्ट वाले में, जैसे आप लास्ट वाले में भी यहां तक भी पहुंच गए ना, तो उसको फील गुड होता है कि हाँ यार वो 250 या 200 शब्द नहीं गिन रहा आपके, लेकिन आप उसको दिखाओ ना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो अपना। पैराग्राफ, अच्छा दूसरा, जब आप पैराग्राफ चेंज करो, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कुछ, ये मैंने लिखा, अब पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं तो मैं एक लाइन छोड़ दूं, मैं अपना पैराग्राफ यहां से लिखना शुरू करूं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखो, जैसे यह है कि, ऐसा वैसा जैसा कैसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप, देखो लिखने वाले 200 शब्दों को 4 पेज में भी लिख सकते हैं और 400 शब्दों को 3 पेज में भी लिख सकते हैं ना। यस सर। बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखने वाले हैं। समझ गए सर। बहुत से बच्चों को जिनको आंसर नहीं आता ना 10 मार्कर्स में, तो वो देखो किस तरह से लिख के आते हैं, वो पॉइंटर्स में लिख के आते हैं और बड़े बड़े पॉइंट होते हैं और एक के बाद में 2 लाइन छोड़ के, और इस तरह से थोड़ा सा उस तरह की स्मार्ट तरीके अपनाओ आप। अब मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था, अब 2-3 चीजें आप लोग लिखो सब पेपर पेन में, जो पॉइंट आपको डूज हैं, करने हैं, डूज एंड डोंट्स, और जो नहीं करने निबंध, इन चारों में पहला पॉइंट, 4 या 5 से ज्यादा डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर डायमेंशन या हर आयाम रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली में भी जागरूकता की बात कर रहे थे और 5वीं में शिक्षा की बात कर रहे हो, एक तरह से वो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। तो जो सिमिलर डायमेंशंस होती हैं उनको एक साथ एक जगह लिख दो, है ना। ये काम कब करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम। तो 5 डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। लिखा आपने? यस सर। यस सर। यदि क्वेश्चन अलाउ कर रहा है, यदि क्वेश्चन या आपका जो भी टॉपिक है वो अलाउ करता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन लिखनी चाहिए। अब जैसे एक चीज बताओ, क्वेश्चन आ जाए, हेट क्राइम्स या हेट स्पीच समाज में वैमनस्यता को बढ़ाते हैं, इसमें क्या हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन लिखेंगे? नो सर। नो सर, इसमें नेगेटिव लिखेंगे और फिर आगे के रास्ते, जो सुधार के रास्ते लिखेंगे। देखो जहां पे जरूरत हो ना वही लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसका आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? इसका डिसाइड करो संविधान से, कि जो हमारे संविधान के अनुरूप बात है ना वही बात करनी है। कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको लगे यार ये तो डाइसी है, मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, तो उसमें आप संविधान के हिसाब से सोचना कि यार संविधान क्या कहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सोचना। तो यदि पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन दोनों हो तो लिखनी चाहिए। लिख लिया तीसरा पॉइंट? यस सर। सर। अब देखो चौथा पॉइंट, हर पेज में कम से कम एक बार या 2 बार पैरा चेंज जरूर करना चाहिए। कई बार हम लिखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमने यहां से लिखना शुरू किया ऊपर से, और लिखते 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 पूरा यहां लिख दिया,
फिर नीचे याद आया कि यार पैरा यहाँ चेंज करते हैं, तो वो काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपका पैरा एक पेज में यदि फुल पेज है ना तो कम से कम 2 बार चेंज जरूर होना चाहिए, इसका कंपलसरी ध्यान रखना। यकीन मानो हम लोग आपकी कॉपी चेक करते हैं, मतलब आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, यदि पूरे पेज पे लिख दिया ना तो पढ़ने का पूरा मजा खराब हो जाएगा। ठीक सर है, पैरा जैसे में अंडरलाइन का भी बता दो सर। हाँ हाँ, एक एक करके ना, ये पैरा चेंज किया, फिर ये पैरा चेंज किया, फिर ये पैरा चेंज किया। ठीक है, नंबर ऑफ कम से कम 2 पैरा, तो यहाँ पे कितने पैरा चेंज हो गए अपने? 2। ठीक है, कोशिश करो एक पेज में कम से कम 2 पैरा चेंज करो। लिख लिया सभी ने? Yes, 5वां पॉइंट। अच्छा, हमने जो अभी डिस्कस किया है ना, जैसे हमने कहा 5 डायमेंशंस लिखनी है अपने को, समझ रहे हो? तो निबंध लेखन एक ऐसी चीज है जिसमें अपनी हो सकता है एक डायमेंशन में भी 2 पैरा बन जाए। बात समझे मेरी? क्योंकि निबंध लेखन 250 शब्दों में करना है, तो यदि आपने किसी डायमेंशन को 50-60 शब्द दे दिए ना, तो 30-30 के 2 पैरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर। सर हेलो। हाँ सर बोलो। इसमें एक ही डायमेंशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हो तो फिर उनको जैसे समाज को प्रभाव है तो पॉजिटिव से प्रभावित किया और नेगेटिव भी हुआ है तो फिर उसमें एक साथ लिख सकते हैं क्या? मत लिखना, वो अननेसेसरी कैसे लिखोगे? 30-40 शब्दों में पॉजिटिव भी लिखोगे, नेगेटिव भी लिखोगे। अच्छा सर। ठीक है, हम डिस्कस। फिर अगला, हर पैरा में कम से कम एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट, एग्जाम्पल, कोई रिपोर्ट, है ना, कोई पर्सनैलिटी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का उदाहरण। ठीक है, ये जरूर देना है हर पैरा में कम से कम एक। अब ये जब जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, वो तो किया था किस तरह से लिखना है ना, प्रेजेंटेशन किस तरह से अच्छा होगा। दूसरा हमने डिस्कस किया है कि आप किस तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। अब ये जो पॉइंट है ना, फैक्ट, एग्जाम्पल, रिपोर्ट और पर्सनैलिटी, उदाहरण, ये आपके कंटेंट को सुपर रिच कर देगा, मतलब आपको रियली बहुत अच्छे मार्क्स फैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, छठा पॉइंट, हर पैरे में या फिर हर पेज में कम से कम एक बार 1 से 2 लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका आ गया सिर्फ पल्लवन, है ना, कितने शब्दों का है? 100 शब्दों का। तो 100 शब्दों में आप 2 या 3-4 लाइनों को अंडरलाइन नहीं कर सकते। पल्लवन में आप क्या करना, 3-4 शब्दों को अंडरलाइन करना। किसी एग्जाम्पल कोट किया तो सिर्फ उस एग्जाम्पल का नाम पे अंडरलाइन कर देना। लेकिन निबंध बड़ा है ना, तो उसमें आप पैराग्राफ में 1 या 1.5 लाइन, 2 लाइनों को अंडरलाइन करते हुए कंटिन्यूस चल सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको करने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? और कैसे करने हैं मैंने आपको बताया। कुछ भी लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 5 से 6 डायमेंशन सोचो। अब देखो, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा अब आपके सामने। हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ध्यान से सुनना सभी। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। दूसरा पार्ट है हमारे लेखन का डायमेंशंस, जिसमें हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डायमेंशन और लास्ट में कंक्लूजन, ये लिखेंगे। क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे पल्लवन का, पैराग्राफ राइटिंग का, एलेबोरेशन का या निबंध लेखन का, शब्द सीमा आप उस हिसाब से अरेंज कर लोगे। सभी कर लोगे? यस सर। ठीक है, अब एक चीज होती है जिसको कहते हैं हुक। हुक क्या होता है?
हुक यूज किया जाता है इंट्रोडक्शन से पहले। हुक का मतलब कोई बताएगा? जैसे वो मछली को पकड़ने का कांटा होता है ना, वो होता है हुक। हुक कोई क्या करेगा? कोटेशन। हाँ, सुनो कोई सुनो, फैक्ट हुक क्या करेगा? आपके लेख में एग्जामिनर के लिए कांटे का काम करेगा कि क्यों पढ़े एग्जामिनर आपके इस कंटेंट को, ऐसा क्या है। तो स्टार्टिंग की कोई 1 या 1.5 लाइन हुक जो होता है ना, वो ये याद रखना 15 से 20 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल 15 से 20 शब्दों का होना चाहिए। इसकी जो भाषा है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? चार सारगर्भित। बिल्कुल, मेरी भी हिंदी स्ट्रांग होती जा रही है। सारगर्भित होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल लैंग्वेज पे ऐसी पकड़, ऐसी कोई भी लूज टॉक नहीं, कोई भी लूज नहीं, कोई वर्तनी में अशुद्धि नहीं। मतलब यहाँ पे कोई भी वर्तनी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब आप निबंध में नीचे कर लो तो चलेगा, पर आपने स्टार्टिंग की 1-1.5 लाइन में यदि कोई गलत लिख दिया ना वर्तनी, तो एग्जामिनर का माइंडसेट मतलब नेगेटिव में ही जाएगा फिर। ठीक है, अब आप हुक में क्या क्या कर सकते हो? हुक में या तो कोई आप फैक्ट, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल, या कोई कोटेशन, है ना, कोई कविता की लाइंस, ठीक है, इस तरह की कोई चीज यदि आपको याद हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भी आप लिख रहे हो ना, ये उस क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊट पटांग कुछ भी लिख दिया। नारी शक्ति पे हमने 5 याद कर रखे हैं, है ना, कि नारी यत्र नारस, नारी क्या होता है वो? यत्र नारेस्तु पूजते यत्र रमन्ते नारेति यत्र नारस्य पूजते पूजते रमन्ते तत्र देवता, याद कर रखा है। और क्वेश्चन आ गया कोई XYZ था नारी से संबंधित और हमने लिख दिया, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से आप उसको यूज करना, पढ़ के देखना कि हाँ उससे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आ गया तो लिखना ही है ना, वो मत करना। यदि सेट हो रहा है तो लिखो, नहीं हो रहा तो कोई फैक्ट लिख दो, कोई एग्जाम्पल लिख दो, कुछ और लिख दो। या फिर आपको हुक नहीं मिल रहा कोई भी, है ना, हुक के बारे में आपको सोचना है ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम क्या सोचना है? 5 डायमेंशन, इंट्रोडक्शन अपने को उसी का प्रिसीज राइटिंग करनी है, और हुक के बारे में सोचना है कि 5 डायमेंशन सोचते समय मैं हुक के बारे में भी थोड़ा सोच लूं कि क्या हुक हो सकता है। ओके, तो हुक ये हो सकता है कि आप कोई भी फैक्ट, कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी इस तरह का लिख सकते हो। सर अगर खुद की बनाई हुई लाइन तो वो भी चल जाती है ना? बिल्कुल 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 चल जाती है, पर ये बनाते समय ध्यान से, है ना, उसको सामने वाले को लगनी नहीं चाहिए कि आपका खुद के अंदर का कवि जाग गया था, है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए उसमें। ओके, अब देखो, अब मैं दोबारा आता हूं ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीजों पे। हम सेशन को अब क्लोज कर रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आप सुनना मेरी बात को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जब भी आप कोई भी चीज लिखोगे ना, इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधा लिखने में उतर गए, है ना, अराउंड 1-1.5 मिनट देना रफ पेज पे जाके, ठीक है, रफ पेज पे दे लेना, या फिर आपका जो पेपर आता है, पेपर में जगह है तो वहां पे आप लिख सकते हो। वैसे एग्जामिनर मना करता है, लेकिन आप कहीं किसी कोने वोने में बैठे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आप देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाज, रफ में आप आए तो मेन जगह पे आप ये टॉपिक की हेडिंग डाल चुके हो। ठीक है, हेडिंग डालने से क्या हो जाएगा, आप कंफर्म हो जाओगे कि मैं यही लिखने वाला हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। नहीं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम भी सोचोगे यार वो 2 टॉपिक और हैं, उन पे लिख लूं क्या, है ना, तो वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। वहां पे टॉपिक लिख दिया, अब रफ में आपने दोबारा टॉपिक लिखा, और अब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में आ गए कि ये डायमेंशन। ठीक है, अब एक चीज और, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दूसरी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी है वो है कोई एग्जाम्पल, फैक्ट, कोई व्यक्ति का नाम, कोई न्यूज, कोई आर्टिकल आपको याद आ रहा है क्या? तो है क्या कुछ आपके पास फैक्ट्स, बताओ एनीवन? सर इसमें लिख सकते हैं सर, बिल गेट्स का सर एक कोटेशन है कि मीडिया कल के वैश्विक गांव के लिए टाउन स्क्वायर बनता जा रहा है। ये तो आपने पढ़ी है, याद है। ऐसे ही सोचो
कि आपको जनरल जो तैयारी कर रहे हो ना इसी में फैक्ट बनाओ। सर प्रेस का जो फ्रीडम वाला 161 में रैंक है जो, वो यूज कर सकते हैं इंडिया का। सर एक वसुदेव सर कुटुंबकम। प्रेस अनुच्छेद फ्रीडम उसमें इंडेक्स उसमें ना, स्वतंत्रता बिल्कुल। के अधिकार वाले अनुच्छेद में लिखा हुआ है सर ये इसके बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अपना आर्टिकल है? 19(1). 19। 19(1)(a). शाबाश, है ना। फिर आप 19(1) में नीचे पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लिखा है। Yes, साइबर sir. क्राइम के रिपोर्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं सर। एक अपनी जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इसको और चीज और सोचो इसी तरह से ही कोई चीज। साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स वगैरह सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का डिजिटलीकरण है। 4th स्तंभ है। ये तो इतना बड़ा वो नहीं हुआ। अब कुछ देखो संस्कृत की कोई चीजें जैसे वसुदेव कुटुंबकम, कि रियली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा साधन है जो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और कोई पॉइंट एग्जांपल में? एक सर डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अब देखो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, देखो। और मैं आपको बताऊं, आप इस तरह के एग्जांपल भी लिख सकते हो कि रिसेंटली हेट क्राइम्स को, रिसेंटली फेक न्यूज के कारण लेबर का माइग्रेशन हुआ था। कहां से? चेन्नई से, बेंगलोर से Yes, हुआ sir. था ना, अहमदाबाद से, सूरत से, है ना। यहाँ से ईस्टर्न जो ईस्ट इंडिया के अपने इधर के पूर्वी भारत के लोगों को, Northern. हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उन लोगों को फेक न्यूज के कारण डिस्प्लेस करना पड़ा था, है ना। ट्रेन की ट्रेन भर के निकली थी। तो इस तरह की भी कोई आप पॉइंट ले सकते हो। फेक न्यूज किस तरह से लीड करता है? मॉब लिंचिंग, ये शब्द यूज कर सकते हो, मॉब लिंचिंग। क्या कहते हैं इसको? भीड़ तंत्र होता है ना। यस सर। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, अभी जयपुर का जो इंसिडेंट हुआ था ना, कहाँ ब्रह्मपुरी इलाके में हुआ था, जहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही थी, सोशल मीडिया थी, जिसने इतनी स्पीड इतने लोगों को गैदर कर लिया। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें, ये जो क्राइम्स होते हैं ना, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। कुछ यूनिवर्सलाइज चीजें, क्राइम्स की रिपोर्टिंग कौन करता है इंडिया में? NCRB सर. एनसीआरबी। एनसीआरबी, ठीक है। अब देखो मेरे को कुछ पता नहीं है डाटा क्या है, पर मैं हुक ऐसा लिख सकता हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में हेट क्राइम्स और हेट स्पीच के इंसिडेंट बड़े 2022 के कंपैरिजन में 20 से 25% तक बढ़े हैं। लिख सकता हूं क्या? यस सर। Yes sir. बड़े होंगे यार, मतलब इसमें कोई एग्जामिनर भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। बिल्कुल बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। ठीक है। मैं बीच में कोट कर सकता हूं कि नीति आयोग ने रिसेंटली अपने एजेंडा में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राज्यों में या समाज में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो बोला होगा नीति आयोग ने। नीति आयोग की इतनी बड़ी रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र है। सर IT रूल सर एक्ट भी इसमें लिख जैसे सकते कि हैं सर. थोड़ा राजस्थान का लेके चलेंगे, जैसे वो हाँ वीडियो हाँ, वो आ रहे हैं। बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, अब आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, आपके कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ राजस्थान से रिलेटेड भी होने चाहिए, है ना। कुछ राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्पल्स रखो, तो उसमें आप कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो आपने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा है प्रीलिम्स में। बताओ जैसे कुछ। पंचायतों में वीडियो वाला वो चल रहा है सर, जो सर एटीएम वाला है सर, वो ई मित्र मशीन वाला एटीएम ई मित्र टाइप में था। नहीं, वो डिजिटल मीडिया नहीं हुई ना, वो मीडिया नहीं हुई सर इलेक्ट्रॉनिक वो मीडिया। स्कीम के लिए वीडियो बना के, स्कीम को वीडियो बना के डालना, फिर जन प्राइस में. सूचना पोर्टल। तो ये बिल्कुल देखो, अभी राजस्थान, जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार की स्कीम्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाज के बीच में से ही उसके प्रमोशन के वीडियोज बनवाए थे। जन सम्मान जय जन सम्मान राजस्थान। वीडियोस, जन सम्मान जय राजस्थान,
ठीक है। यस सर। तो ये जो शब्द है ना, आप बात समझो, ये शब्द ही आपके आंसर हैं और आपको सबको आते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये किसको नहीं पता कि ये काम हुआ था? यदि प्रीलिम्स में आपके 100 मार्क्स आ गए ना, तो पता आपको सब है, मूमल सबने पढ़ी है 3-3 4-4 बार। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरे को ये यूज करना है। अब प्रीलिम्स में यूज नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अब यूज हो सकता है। एक सर शिक्षा के क्षेत्र में वो स्माइल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बच्चों के लिए। हाँ, मतलब वो है, आकाशवाणी है। पुराने टाइम में आपको याद हो तो स्कूल चले हम करके एक दूरदर्शन पे वो आता था एड, है यस ना? सर, यस सर। यस सर, मन उसने की अपने बात है आप में सर। बहुत हाँ, मन की बात आता, जैसे मन की बात है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तो है। मन की बात का प्रसारण हो जैम गया। ट्रिनिटी हो गया जैम हाँ ट्रिनिटी तो सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ। सर, मोबाइल सर है तो एक प्रॉब्लम नहीं, एक मीडिया प्रॉब्लम ये नहीं, मीडिया का तत्व आना चाहिए थोड़ा सा, है ना? वो बिल्कुल ही वो हो गया कॉन्सेप्ट, सर इलेक्ट्रॉनिक ये और डिजिटल उसका कॉन्सेप्ट। दे सकते हैं क्या, अभी जो सरकार ने मोबाइल बांटे हैं ना, हाँ सर, वो दे सकते इंदिरा हैं? मोबाइल वाला सर। देखो, अब एक डिजिटल चीज, योजना। थोड़ा सा आंसर लिखते समय पॉलिटिकल एंगल मत रखना, है ना? आप ऐसे सोच के चलना कि यदि एग्जामिनर अपोजिशन व्यू का हुआ तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बहुत से और भी एग्जाम्पल है, तो ऐसे क्यों हम जबरदस्ती के एग्जाम्पल लें? कभी भी किसी राजनेता का नाम कोट मत करो, है ना? कि कोई इस तरह का, जैसे ये मन की बात भी मत कोट करो। समझ रहे हो आप मेरे पॉइंट को, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। है ना? ऐसा कुछ मत लिखो, अपने पास और भी बहुत सारी चीजें हैं लिखने की। ऐसी चीजें लिखो पुराने टाइम की, स्कूल चले हम, दूरदर्शन पे तरंग करके एक आता था, शिक्षा वाणी करके एक चैनल आया था। ये किसानों के लिए कौन सा चैनल आता है? डीडी किसान करके आता है ना सर। डीडी किसान। अब ये देखो, डीडी किसान का जो प्रसारण होता है उससे किसानों को हेल्प मिलती है, ये समाज के लिए, ये किसान एक समाज का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है, और उनके लिए डीडी किसान चैनल है जो उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। एक चौपाल भी आता था सर। चौपाल, यस। सर जैसे यहाँ पे तो मतलब 8-10 ब्रेन साथ में काम कर रहे हैं सर, वहां पे थोड़ा प्रेशर में कई बार जैसे आंसर नहीं नहीं लिखने की नहीं नहीं, कोशिश। हाँ, नहीं, वहां पे जो प्रेशर होगा ना वो ऑलरेडी आपको लिया। अच्छा, आप सुनो, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अब मैं दोबारा से उसको समराइज करता हूँ। आपने एक तरफ तो डायमेंशन लिख ली, अब एक तरफ आपने एग्जाम्पल लिखी। अब इन्होंने सही कहा कि सर यहाँ तो इतने सारे ब्रेन काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर लो। कैसे? एक तो सोच लो, ये डायमेंशन में भी लिख सकते हो, आपको डायमेंशन भी कम याद आएंगी, तो इसमें वो एंगल बना लो कि सामाजिक डायमेंशन कौन कौन सी है, आर्थिक डायमेंशन कौन कौन सी है, है ना? आपने इकोनॉमिक, सॉरी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक डायमेंशन कौन कौन सी हो गई, कोई कल्चरल डायमेंशन है क्या, है ना? ये लिख लो सभी लोग, कौन कौन सी डायमेंशन हो सकती हैं जिसपे आप सोच सकते हो। यदि आपको डायमेंशंस, आयाम याद नहीं आ रहे, फैक्ट्स, एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे, इस पे याद कर सकते हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। साइंटिफिक। एक डायमेंशन होती है इंटरनेशनल डायमेंशन, जहां पे कोई ऐसा एग्जाम्पल जो विदेशों में हो, है ना? कोई ऐसा पॉइंट जो बाहर से आया हो, वर्ल्ड बैंक, इस तरह की होती है ना रिपोर्ट्स, फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट हो गई, या इस तरह के कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर। एक हो गई आपकी टेक्नोलॉजी की डायमेंशन, शिक्षा स्वास्थ्य। तकनीकी। सर पर्यावरण। शिक्षा स्वास्थ्य तो प्रॉपर हो गई, एक पर्यावरण डायमेंशन हो गई। ये बहुत है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप किस तरफ सोच सकते हो। ठीक है, फिर आप इन्हीं में आपने फैक्ट्स निकाल लिए, एग्जाम्पल निकाल लिए। फिर जब फैक्ट्स एग्जाम्पल्स निकालते हो ना, तो जरूरी नहीं है आपको, अच्छा एक डायमेंशन आप लिख लो सभी, एक डायमेंशन लिख लो मूमल की डायमेंशन, क्योंकि आपने खूब बार पढ़ी है। जैसे आप इंटेंशनली सोचोगे ना कि मेरे को मूमल में से कुछ निकालना है, तो आपको याद आ जाएगा, आ जाएगा ना? यस। आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर निकाल लाओगे मूमल में से, कोई फैक्ट, एग्जाम्पल, राजस्थान का कुछ ना कुछ जरूर याद आ जाएगा।
अब देखो जिसका भी क्वेश्चन था, आपको ये तो हमने इतने सारे डिस्कस किए, आपको पांच डायमेंशन सेलेक्ट करनी है और 3 4 5 फैक्ट आ जाए ना तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी कुछ फैक्ट आप खुद से बनाने के काबिल भी होने चाहिए, मतलब आपके कैलकुलेटिव ट्रिक्स भी अपनाया करो थोड़ा सा, जैसे एनसीआरबी का डाटा। जैसे मैं ये लिख सकता हूं, क्या आप बताओ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया हुआ है, वहां का समाज कंपैरेटिवली कम डेवलप हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। है ना? अब मैंने वर्ल्ड बैंक के कंधे पे रख के बंदूक चला दी, और इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिख सकते हो जैसे कि मिडिल ईस्ट, ठीक है, अरेबियन कंट्रीज, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को उतनी आजादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान। ठीक है। तो अब देखो, क्या इस चीज के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? ये आपके सोचने से काम होगा। और वो प्रैक्टिस कब आएगी, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जब आप इस प्रैक्टिस को 5 6 10 बार घर पे कर चुके होंगे। और जब ये आपने प्रैक्टिस कर ली ना, इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हिंसा बुरी चीज है, दास्ता उससे भी बुरी, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छा ही लिख के आओगे। ठीक है, तो ये अपना सेशन रहा। अब हम थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस पे भी डिस्कशन करेंगे। मैं लास्ट में कंक्लूड इस बात से कर रहा हूं, देखो अपना यदि 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, इस प्रैक्टिस से अपना के आप इतनी श्योरिटी है कि 5 नंबर जरूर लेके आओगे, उससे नीचे नहीं गिरोगे। 5 से ऊपर लेके आना नहीं आना और भी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करके आए हो, है ना, क्या चीजें हैं। पर आप ये यकीन मानो, यदि हिंदी के पेपर में 2021 में 70 से 80 नंबर है एवरेज, हाँ या ना? यस सर। है ना, 70 से 80 नंबर है, तो आप ये मान के चलो कि व्याकरण वाले पोर्शन में जहां पे या तो सही होगा या गलत, जो 70 मार्क्स का आता है, 50 की हिंदी 20 की इंग्लिश, तो आप ये मान के चलो ये जो 50 मार्क्स हमने डिस्कस किए ना, 20 निबंध, 10 आपका पल्लवन, 10 आपका पैराग्राफ राइटिंग और 10 इलैबोरेशन, इनमें आपको 20 में से 3 4 4 नंबर भी दिए गए होंगे, तभी तो आप 70 80 पे पहुंचोगे। यदि आपने व्याकरण में 50 में से 35 36 नंबर यहां ले लिए, 10 नंबर आपने इंग्लिश में ले लिए, तो 45 50 नंबर तो यही हो गए आपके, फिर भी आप 80 पे ही पहुंचे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि इन 50 में नंबर नहीं दिए गए, ठीक है। और वो क्यों नहीं दिए गए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, हम पढ़ के गए थे कुछ और, उसी को लिखा है, और बाहर आके खुश है कि मैंने तो 3 कविताएं लिख दी है, 5 कोटेशन लिख दिए और फैक्ट लिख दिए और मेरा बिल्कुल ठीक होगा, है ना। उससे काम नहीं चलने वाला इसमें, ठीक है। तो ये अपनी श्योरिटी रहेगी, मतलब इस पे आप काम कर रहे हो कि 10 में से 5 नंबर, 50% मार्क्स तो आए, उससे ऊपर आना नहीं आना बात की बात है, लेकिन हम कम से कम 5 से नीचे ना गिरें, कोलैप्स ना करें उस क्वेश्चन में कि हम बिल्कुल ही 1 या 2 या 3 नंबर पे आके गिर जाए, वो नहीं होगा इस। ओके सर एक प्रॉब्लम हाँ, ये अब है। आपके कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सेशन बाइंड अप करते हैं। स्पीड यस, कम है तो लिखने की। हेलो क्या? सर, स्पीड कम है सर लिखने की। नहीं तो यार उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, है ना। सर मैं करेंगे, ना देखो 2 2 3 3 4 4 लिखोगे ना इसमें अभी प्रैक्टिस में, तो हो जाएगी स्पीड। सर एक प्रॉब्लम ना इंग्लिश में लिखने वाली है, हिंदी में विचार दिमाग में आ जाते हैं बट इंग्लिश में उनको लिख नहीं पाते सर। अब देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वालों को, और भी है ना ऐसे जिनको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आती है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, आप लोग 3 चीजें नोट करो मेरी। पहली, ये थोड़ा सा बड़ा लिखो और खोल खोल के लिखो शब्दों को, ठीक है। हर शब्द के बीच में स्पेस हो और थोड़े से फॉन्ट बड़े रखना, उसका फायदा ये होगा कि एक नंबर ऑफ वर्ड्स आपको कम लिखने पड़ेंगे, पहला पॉइंट। अब देखो मैं आपको कहूं ना कि आप हिंदू पढ़ लो या इंग्लिश में लिटरेचर में कुछ कर लो, तो अब नहीं हो सकता वो,
जो है वो है, उसमें आप स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, वो ये है। पहला तो थोड़े से फॉन्ट बड़े रखो, स्पेस खोल खोल के रखो। दूसरा, व्याकरण की गलतियों को अवॉइड करने के लिए सेंटेंस छोटे छोटे बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश वालों के लिए जिनको इंग्लिश में दिक्कत है। आप लोग कुछ यूनिवर्सलाइज चीजें याद करो। जैसे आपको सारे की सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है ना अपने एसडीजी, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। कितने हैं? 17 सर। 17। तो 17 की 17 सस्टेनेबल इंडेक्स इंग्लिश में याद होने चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उनमें, कर सकते हो? यस सर। यस सर। अब देखो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अराउंड 2 या 3 सब लाइनों में जाएगा, है ना? उसको आप याद करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कहीं ना कहीं यूज होगा। जैसे आपको मैं कहूं कि कुछ स्टैंडर्ड लाइंस, जैसे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है, तो वर्ल्ड बैंक में आप गलती नहीं करोगे, रिपोर्ट में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह के यूनिवर्सलाइज सेंटेंस पकड़ने की कोशिश करो। फंडामेंटल राइट्स ना इंग्लिश में भी याद कर लो, हिंदी में तो करते ही हो, इंग्लिश में भी याद रखो कि क्या है। जो चीजें यूनिवर्सलाइज यूज हो सकती है ना, उनको इंग्लिश में भी याद कर लो। आप लोग कर सकते हो? जैसे सर कुछ कंक्लूजन इंट्रो में ऐसी चीजें जो सभी में लगभग ऐसी हाँ भाषा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भाषा। जैसे होते हैं ना, क्रिकेटर्स हैं, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन क्रिकेट की बात करवा लो तो अच्छे से इंग्लिश में बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। आप में से बहुत से जिनको इंग्लिश में दिक्कत है ना, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में की होगी, लेकिन वहां पे क्या बस चल जाता था, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, हम लिखाते थे थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, हमारे तो यस बीएससी सर। हिंदी मीडियम से है। नहीं, आपकी तो होगी, लेकिन बहुत सर से ऐसे मेरा हैं मैंने इंग्लिश वाले हिंदी भी। मीडियम से लिख रहा हूँ सर, ग्रेजुएशन इंग्लिश हाँ, मीडियम में है। ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में, लेकिन फिर भी इंग्लिश में, और जबकि ग्रेजुएशन में एग्जाम सारे इंग्लिश मीडियम में दिए, फिर भी इंग्लिश लिखने में दिक्कत है। यस सर, क्यों? यस सर, यस। क्योंकि वहां तो क्या टेक्निकल चीजें लिखनी थी तो लिख देते थे हम। अब वहां पे यहाँ पे अपने को, हाँ यहाँ पे सोच सोच के लिखना है अपने को, तो दिक्कत आ रही है। तो पहला, वाक्यों को छोटे बनाओ। दूसरा, थोड़े फॉन्ट साइज बड़े करो और स्पेस दे दे के लिखो। और तीसरा, कुछ यूनिवर्सलाइज चीजों को याद करने की कोशिश करो। ठीक है? ठीक है आपकी इंग्लिश कमजोर है ना, तो आपके इंग्लिश में कोटेशन ज्यादा तैयार होने चाहिए। आपको 10, 15, 20 इडियम्स याद होने चाहिए, और उनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि ये नारी में यूज होगा, ये एजुकेशन में यूज होगा, ये हेल्थ में यूज होगा, ये गांधी जी में यूज होगा। अच्छा, एक चीज और, गांधी जी एक थीम करके अपने आप में तैयार कर लो। गांधी जी एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हर चीज में कुछ ना कुछ कहा है। हिंसा बुरी चीज है, दास्ता उससे बुरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, कुछ भी कोई भी टॉपिक ले लो, गांधी जी ने जरूर कुछ कहा होगा उसमें। तो आपको गांधी जी के सारे कॉन्सेप्ट ना, स्वराज, अहिंसा, और उनकी चारों पांचों बुक्स के नाम, ये सब आने चाहिए कि गांधी जी इन हिज बुक्स, है ना, सर हरिजन या एक जो भी चीज और उनकी बुक का मैंने, नाम लिख रहे। बताओ। सॉरी सर, जैसे बोलो। इंग्लिश में पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हिंदी की लाइनें लिख रहे हैं, ये क्या नहीं नहीं, जस्टिफाइड है? वो गलत है। नहीं, देखो, उतना ही जस्टिफाइड है जितना आप हिंदी में संस्कृत या हिंदी में इंग्लिश लिख लेते हो। तो हम हिंदी में संस्कृत लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या लिखते हैं? वसुधैव कोई कथन लिख कुटुंबकम देते हैं। लिख दिया बस, ज्यादा ज्यादा। है ना? इतना सर्वभौम इतना सुखदेव। सा। हाँ, इससे ज्यादा आप इंग्लिश में भी हिंदी लिखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं, इंग्लिश में आप लिखते हो मन की बात, तो उसको वैसे ही लिखना, मन की बात, MANKI बात। ठीक है, उतना तक चलेगा। पर आप वो नहीं लिख इटैलिक्स सकते में कि बना दे आपने सर उसको। और उसको पूरा की पूरा हिंदी में लिख के आना गलत है। ओके। ठीक है, और कोई डाउट्स आपके? अच्छा, और आज के सर एक सेशन चीज से और था। एक सेकंड, कुछ कॉन्फिडेंस है कि आप लिख पाओगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, हम एक चीज सोच रहे हैं, कल से डेली आपको हर चीज पे 2 टॉपिक दिया करेंगे, है ना? ध्यान से सुनना, 2 टॉपिक में से अटेम्प्ट आपको दोनों करने हैं।
एक पे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 5 डायमेंशंस लिखनी है, और दूसरे टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 5 डायमेंशन करके लिखना भी है। समझ रहे हो? इस तरह से हम क्या प्रैक्टिस में ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 बार होगी और लिखेंगे 1 बार। चलेगा ये? यस सर सर चलेगा। यस सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है लिखने में, और जिनको इंग्लिश वालों को दिक्कत है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना लिखना क्या है, तो वो दिक्कत कम होगी थोड़ी सी। ओके? यस सर। एक सर इसमें एक राजस्थान का इस निबंध में जैसे पॉइंट रहता है, तो सर मैं राजस्थान का भी कुछ टॉपिक्स दे देना, उन पे भी कर लेंगे सर थोड़ा। जैसे आया था, जैसे राजस्थान की संस्कृति है ना, पिछली बार ही आया था 2021 में। 18 ये में तो भी आया बहुत, था सर। हाँ एक एक रहता ही है इनका आता ही राजस्थान है, पर ये और भी इजी होते हैं, सिंपल ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। Yes. राजस्थान की संस्कृति पूरा, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको पता है, बस अब डायमेंशन बनाने हैं आपको कि राजस्थान की संस्कृति में मैं एक डांस पे लिख दूं। इतनी सारी डायमेंशन पता है कि आपको डायमेंशन क्लब करने पड़ेंगे कि डांस को मैं नाटक के साथ मिक्स कर लेता हूँ, बोली को भाषा के साथ मिक्स करके गीत मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि डायमेंशन बहुत है आपके पास, लिखनी हाँ 5 ही सर। है ना? हाँ सर। अच्छा, ये पता है रिस्की होता है, आप यकीन नहीं मानोगे मेरा। अवॉइड किया करो जब आपको लगे ना कि ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है। उसमें क्या करोगे आप, निबंध लिखने की जगह कुछ और ही लिख के आ जाओगे। जो बहुत अच्छे से आ रहा होता है ना, यदि उसको लिख रहे हो ना तो बहुत कॉशियस होके लिखना, क्योंकि आपको निबंध लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, इलेबोरेशन करना है, पल्लवन करना है। हम कुछ और कराएंगे उसमें। ठीक है सर। अब जैसे मैं बताऊं राजस्थान की संस्कृति में, क्वेश्चन ये थोड़ी था राजस्थान की संस्कृति, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन क्या था, ये राजस्थान बताएगा क्या क्वेश्चन था? राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, ठीक है। ये अब किसमें हम था क्या सर? लिखे इसमें? हाँ, तो अब इसमें अपने को थोड़ा सा समझदारी से 3-4 ऐसे आयाम ढूंढने पड़ेंगे जिसमें हम बात कर सके। सर जैसे घूमर राजस्थान हो का, गया, उसको खेती ही गौरव है। पर ये जस्ट, हाँ राजस्थान का मतलब गौरव। ये क्या हो सकता, हाँ ये क्या हो सकता है, जस्ट एक एग्जाम्पल या हुक हो सकता है आपका, जी। ठीक है। पर ये जैसे पूरी सर हमारे डायमेंशन नहीं हो सकती। दुर्ग है, हमारे विश्व प्रसिद्ध जैसे है। वो यूनेस्को में जो शामिल है सर, वो दुर्ग हो गए। हाँ सर, यूनेस्को बात की साइट्स बात के बारे में कालबेलिया लिख नृत्य सकते हो सुनो गया। सुनो, राजस्थान में संस्कृति ना, संस्कृति करके गौरव में सभी चीजें हैं, बताओ क्या नहीं है? सारे डांस, खाना पीना, कल्चर, त्योहार, पर्व, मतलब राजस्थान तो है ही इस चीज का नाम। तो उसमें यस आपको सर। 5 डायमेंशन ढूंढने में, मतलब जो दिक्कतें आएंगी ना वो आप ही जान सकते हो, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी उसमें, तो क्या कि सारा याद है, आप कल्चर पढ़ के गए हो पूरा। प्री में पढ़ाई क्या है हमने, राजस्थान की कल्चर के ही बारे में पढ़ा है। आपको तो उन लोक देवताओं के नाम याद हैं जो शायद एग्जामिनर को नहीं होंगे। इसमें तो सर चीजों को बुलाना पड़ेगा उस टाइम। हाँ, तो इसमें क्या है, आपको बड़ा तरीके से निबंध लिखना है कि राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव। तो मैं सांस्कृतिक गौरव में एक तो पर्यटन को टॉपिक बना लेता हूँ, जिसमें दुर्ग है ना, तीज त्योहार मेले सब पर्यटन में डाल दूंगा, है ना। दूसरा मैं बना लेता हूँ यहाँ की भाषा बोली, है ना, साहित्य। इस तरह, हाँ साहित्य, इन सबको एक साथ क्लब कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, फिर मैं इसमें एक लास्ट डायमेंशन ये ले लेता हूँ कि राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव वर्तमान समय में प्रभावित हो रहा है ना, एक डायमेंशन ये ले लेता हूँ। मतलब ऐसे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ा राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव और लिखना शुरू कर दिया, और हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं घूमर कल्चर ये वो, तो ये तो सभी करके आ रहे हैं, पूरे 20,000 बच्चे यही करके आ रहे होंगे उस पेपर में। आपको कुछ यूनिक रखने के लिए डायमेंशन भी ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ दिमाग लगा के चूज करनी पड़ेगी। तो इसमें बात करो, 3 डायमेंशन तो ऐसी ले ली, चौथी डायमेंशन ले ली कि राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव किस तरह से प्रभावित हो रहा है। कंक्लूजन में मैं आगे की बात करूंगा कि सांस्कृतिक गौरव को किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है। और एक डायमेंशन और ले लो कोई आप, कि जैसे राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसमें आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण, रोड्स होटल्स की कमी होने के कारण टूरिज्म अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, है ना, लिख सकते हैं ना। क्राइम्स रेट होने के कारण, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होने के कारण लोग आने से, मतलब ऐसा न्यूज में आता है कि यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। सर नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही है। नई पीढ़ी नहीं समझ इमिग्रेंट पा का रही है। इफेक्ट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है उसका, है ना, लोग उसको नहीं जा रहे हैं।
स्वदेशी अच्छा पर्यटकों इसमें की कमी है सर। हाँ इसमें भी दोनों डायमेंशन है कि ग्लोबलाइजेशन से राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव बढ़ भी रहा है। आज दाल बाटी चूरमा हमको चेन्नई में मिल जाएंगे और न्यूयॉर्क में भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह यस की चीजें भी लिख सकते हो आप। ठीक, तो ये हम करेंगे, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आएगा, आपको प्रैक्टिस में आएगा। सर एक लास्ट डाउट था सर। हाँ बताओ। सर अच्छा ये अपना जो एक सेकंड अपना कोड सेशन कंप्लीट हो गया है। जो लीव करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 11 बज गए। और किसी के कोई डाउट हो एक दो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ सर, जो सर ट्रांसलेशन है ना सर, हिंदी टू इंग्लिश, सर बड़ा टेढ़ा काम हो ही नहीं रहा है सर वो। हाँ बड़ा टेढ़ा काम है, और 2021 में जिस तरह के क्वेश्चन आए ना वो और भी टेढ़ा लगने लग गया है ना, बहुत टफ थे वो। पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब इसमें क्या है, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चंस आए। अब आप कहो कि इसके लिए मैं कुछ पढ़ूंगा उससे ट्रांसलेशन अच्छा होगा, तो वो नहीं होगा। आपको बस प्रैक्टिस ही कर सकते हो, दैट्स ऑल। सर तो आप इवन थोड़ी सी और उसमें बात की ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो अच्छे खासे थे उनका, हाँ उन्होंने ऐसे नहीं करे, टेक्निकल वर्ड डाल दिए ना सर उसमें। वो भी गलत होगा। देखो नहीं थे, देखो उन चीजों में आपको तैयारी भी नहीं करनी ज्यादा। आप बात समझो, एग्जामिनर भी नहीं कह रहा कि आपके 800 में से 800 नंबर आएंगे तब हम आपको मेंस में लेंगे। ठीक है, पर ये तो सर 800 में से 400 नंबर लाने की तैयारी तो करो ना। 400 नंबर आ गए तो पहली रैंक आ जाएगी यार। हाँ सर, इस बार के हिसाब से तो ऊपर 400 पे होगा लग रहा है। हाँ 400 450 पे आप, आपके 400 नंबर है ना यदि मेंस में, तो मतलब आप टॉप 100 में आ जाओगे। जिन 2-3 सर्विस के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना वो मिल जाएंगी। सर इन क्वेश्चंस में इंग्लिश, जो हिंदी टू इंग्लिश वाले हैं, इनमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है क्या? जैसे उसको पता चला नहीं तो मिलता हो। एक बात बताओ, मैं ऐसे सोचो, आप एग्जामिनर हो, है ना, आपकी सर 60 साल की उम्र है, आपको पेपर चेकिंग के लिए बैठा रखा है, और एक कॉपी के लिए 20 रुपए देंगे, और आजकल तो वो कंप्यूटर पर और पढ़नी पड़ती है उसको। ठीक है, हाँ सर, एक ये भी अब कंफ्यूजन है सर, कॉपियां कैसे चेक होती है सर? डिजिटली जाती हाँ हैं वही क्या उनके पास? हाँ डिजिटली होती है बिल्कुल। अब उसको उसको क्या पता, उसको तो जो मॉडल आंसर दिया वो उससे चेक करता है। सर और जैसे सर इसमें एक क्वेश्चन डाउट वाइज ये जाती है। है या फिर सोशियोलॉजी का पूरा पेपर एक के पास जाएगा, एक एक क्वेश्चन अलग अलग ऐसा भी एग्जामिनर नहीं, का? अरे अरे आप तो इतना यकीन नहीं मानोगे, आपसे पेपर हो जाएगा ना उस दिन तक ये नहीं पूछेंगे आपका मीडियम कौन सा है। पूछते हैं क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं पूछते, किसी में भी लिखो, आपकी मर्जी है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी कॉपी में भी ये नहीं लिखते हो कि मैं इंग्लिश मीडियम में लिख रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में लिख रहा हूँ। मैंने जब पहली बार आरएएस का एग्जाम दिया ना, मैं इसी कंफ्यूजन में था कि ये मेरी कॉपी पता कैसे लगेगी एग्जामिनर को कि इंग्लिश मीडियम की है कि हिंदी मीडियम की। सर सेम डाउट था सर मेरे को भी यही। हाँ मतलब मैं ये सोचता था कि एग्जामिनर मेरी कॉपी खोलेगा, उसको लगेगा ये इंग्लिश की है तो वो छोड़ देगा कि यार मैं तो हिंदी की कर रहा था, क्योंकि कहीं पूछा ही नहीं गया। हम्म। सर एक एक चीज, जैसे मेरा डाउट ये था बेसिकली कि जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि उसको पता चला, तो किसी ने लिख दिया गोट टू नो दैट, किसी ने लिख दिया फाउंड आउट, तो उसमें भी फिर मॉडल आंसर के हिसाब से चेक करेगा क्या एग्जामिनर? मुझे लगता है मॉडल हिसाब आंसर के हिसाब से चेक हो रहा है, उसमें वो दिमाग नहीं लगा रहे। अच्छा ठीक इसका है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे पर्यायवाची आते हैं ना अपने, तो कई बार आप देखते होंगे किसी ने पर्यायवाची सही लिखा है, लेकिन उसको सही भी किया है लेकिन मार्क्स नहीं दिए हुए। देखा है ठीक है आपने सर। ऐसा? यस हाँ सर, टॉपर्स में सर हुआ नहीं है। देते आधे अधूरे के, सही बात है। वो जैसे अपने वो आता ना सर शब्द युग्म, उसमें से एक सही लिख दिया एक गलत लिख दिया तो उसका नहीं देगा वो मार्क्स। नहीं उसका तो खैर नहीं देगा, वो तो ऑब्वियस है। मैं तो पर्यायवाची में भी कह रहा हूँ, जैसे पानी के 25 पर्यायवाची हो सकते हैं, है ना, उसके मॉडल आंसर में 10 थे, आपने 11वां लिख दिया, है ना, तो हो सकता है वो उसको नंबर ना दे आपको, ओके सर। क्योंकि उसके पास नहीं है टाइम यार। आप बात समझो, मतलब उसको क्या पड़ी है कि वो दिमाग लगाएगा अच्छा पानी का ये भी होता है। ठीक है, उसको लग गया मतलब तो ठीक है, नहीं तो कोई इसमें वो नहीं है, फिर सुनवाई नहीं है आपकी। मतलब जो सबसे कॉमन हो वो लिखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ ये, इसमें आप लोग क्या किया करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया करो कि ये तकबाला मैं लिख देता हूँ। जो कॉमन है ना, पानी का जल, नीर, बस उतने में। ठीक है, एक सर अभी पॉलिटी के साथ आईआर का भी आप कवर करोगे क्या इस वीक में? पॉलिटी के साथ आईआर का अभी नहीं करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा लेटर ले लेंगे, ठीक है सर। करंट अफेयर्स के साथ कर लेंगे, या देखेंगे यदि टाइम मिल गया ना तो इसको कर लेंगे। ठीक है सर। आप अपनी स्पीड थोड़ा देखो सा फिर दो देखते हो।
सर दोनों क्या? प्रोग्रामों को एक साथ लेने में थोड़ा दिक्कत होती है सर, हिंदी में काफी टाइम चला जाता है सर। तो अब एक काम कर सकते हो, आरपीएससी को मेल की जा सकती है कि सर मेरा वाला पेपर लेट कर दो। अब बात समझो, ऑप्शन है क्या आपके पास में कुछ? नो इक्वल सर। टाइम है, करना पड़ेगा ही। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने पहले नहीं किया ना। सर एक ऐसे मत जैसे हम सोचो कि पहली बार अपने को, जैसे सुनो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अर्जेंसी शो करनी है। अब वो टाइम नहीं रहा कि सर लीन पीरियड में चल रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब तो 27-28 तारीख को है, और सब उसी रेस से दौड़ रहे हैं जिससे आप दौड़ रहे हो। अब सबकी रेस इक्वल है इस समय। अब जो पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है उसके पास ऑलरेडी एक स्टार्ट है तैयारी का। अब उस स्टार्ट को आप कैसे कवर कर सकते हो? या तो थोड़ा सा आप इन दिनों में उससे तेज भागो, क्योंकि कंपटीशन वाला एग्जाम है ये, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि सबके इतने नंबर आ गए तो सारे सेलेक्ट। ठीक है, कंपटीशन है, आपको बस दूसरे से तेज दौड़ना है इसमें, तो दैट्स ऑल। दूसरे से अलग करके आना है, दूसरे से ज्यादा नंबर लेके आना। एक वो कहानी थी ना कि जंगल में दो दोस्त थे और शेर दिख गया एक। तो सुनिए आपने? उसमें है सर, धमाल मूवी का सीन है, वो कह रहा है यार तू शेर से तेज कैसे दौड़े, वो कह रहा मेरे को तो तेरे से हाँ तेज बिल्कुल, दौड़ना है। मुझे तो सिर्फ तेरे से तेज दौड़ना है। तो हाँ आपको सर। एब्सोल्यूट तैयारी नहीं करनी है, आपको रिसर्च थोड़ी करनी है इंग्लिश में, हिंदी में, ज्योग्राफी में, है ना। उतना पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। नहीं आ रहे पे ज्यादा ध्यान दो कि ये नहीं आता, या ये आता है तो इतना तो मैं कर लूंगा। जैसे होता है ना कि ये चीज तो मैं कर लूंगा, साइक्लोन में लिख लूंगा, 4-5 लाइनें तो लिखनी होंगी, है ना। राजस्थान हिस्ट्री में लिख लूंगा, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो फिर आप। लेकिन अपनी आदत है नहीं, अपने को क्या वो पूरा पढ़े बिना सेटिस्फेक्शन नहीं आती। और बहुत से आप में से आमिर खान है, बिल्कुल उनको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, वो लिखते समय भी उनको परफेक्शन चाहिए, तो वो और भी गड़बड़ हो जाती है फिर। ठीक पर है, यही तो उस दिक्कत चीज आ को गई, भी, मूव ही नहीं कर पाते सर। हाँ ये बहुत से लोग होते हैं उनको शुरू ही नहीं कर पाते। उनको लगता है ये तो आंसर मैं तभी शुरू करूंगा तब लिखूंगा जब पूरा अच्छा हो, पूरा याद हो मेरे से जाएगा पूछ। अच्छे से। हाँ, पूरा याद होगा तो मैं आगे के चैप्टर पे बढ़ूंगा, नहीं तो बढ़ूंगा नहीं। तो वो उतने में हाँ सर, गड़बड़ हो बट जाएगा काम। ये भी है सर कि जो अगर चारों पेपर ढंग से एक बार कोई पूरा कर भी आता है तो भी उसके चांस बढ़ जाते हैं सर कि इंटरव्यू कॉल तो हो नहीं जाती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा चारों पेपर करके आना है, वो तो चारों ही करके आने हैं आपको अच्छे से, है ना। हम्म। मेरा पॉइंट क्या है कि आप इस चीज पे ध्यान रखो, जैसे आपको पता है ना कि 100 शब्द से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यही है ना लिमिट। हाँ सर, एक ये प्रॉब्लम आती है जैसे लिखना शुरू करते तो लाइन नहीं, जैसे पांच पांच के नंबर वाले में 6-7 लाइन नहीं है सर, तो ऐसा लगता हाँ है वो तो कहाँ। लिख लो, उसको तो आप लिख लो। मेरा पॉइंट आपको ये है कि पढ़ो भी उतना ही ना कि उतने में काम हो जाए आपका। अब आप कई बार छोटे छोटे टॉपिकों में भी 4-4 5-5 पेज पढ़ते हो, वो गलत है ना। उसको लिमिटेशन रखो, पढ़ा आपको है, याद सब है, फिर रिवीजन के टाइम थोड़ा सा स्पीड रखो। हम उसी स्पीड में पढ़ रहे थे, उसी स्पीड में रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर नहीं होगा अपना काम। सर पॉलिटी में तो बहुत ज्यादा है लक्ष्मीकांत में। नहीं, उसके लिए सेशन लेंगे, ऐसा नहीं है लक्ष्मीकांत। वो क्या आप क्या कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो उसको, जो प्री में किया ना वही अब कर रहे हो दोबारा से। पढ़ ही तो रहे हो आप पॉलिटी को दोबारा, वही हो रहा है ना। सर। वो नहीं करना जैसे हमने सर पिछली अब बार सर डिस्कस किया था विधानसभा ना। की समितियां थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, अब कोई मतलब थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ लो। ऐसी चीजें क्या है, एग्जाम्पल लिखने में और पूछ भी लेना तो काम आती है, इनको तो पढ़ लो आप। कुछ पता होनी चाहिए आपको कौन कौन सी समिति थी, हाँ मोटी किसमें मोटी तो कौन सर कौन वैसे था। पता है, लेकिन ऐसे हाँ हाँ, जैसे ये कार्य संचालन समिति तो चलो सर पता है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं कोई हो नहीं, गया कि हाँ हाँ ये नहीं पढ़नी, ये नहीं पढ़नी। पर ये पता होनी चाहिए कि संविधान समिति की समितियां थी, ये 4-5 कुछ कुछ समितियों के नाम है, और इनमें ये 2-2 3-3 के ये नेता थे, है ना, ये लीडर ये थे, सर दैट्स जैसे ऑल। स्पेशली प्रारूप समिति हो गई, ये चीजें तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कुछ नाम पता होने चाहिए आप। चलो कल ठीक है, हम बट क्लोज करते हैं ना। कल और आपका कोई ही डाउट बर्थडे था किसी क्या का? सर? हाँ यार, कल मेरा बर्थडे था और मैं कल पूरे दिन भर जयपुर सचिवालय में ही था, और अच्छा, रात को आप फ्री हुआ तो आरएएस पता ही लगे नहीं हो लगा। क्या सर? हाँ मैं इधर था, कल मीटिंग में था। अच्छा सर आप अच्छा कौन सर, सी मैं डिपार्टमेंट में हो? मैं मेडिकल एजुकेशन में हूँ अभी। अच्छा अच्छा सर, किस कौन सी आरएसयू सर, 2018 या फिर 16? 16 का एग्जाम था, 19 बैच है। अच्छा अच्छा सर। ठीक है।
ठीक है सर। चलो कल एक सेशन श्रेष्ठ सर लेंगे रिगार्डिंग दैट, अपना जो प्रीवियस पेपर डिस्कशन था ना, अपना जो पेंडिंग चल रहा है वो वाला, और फिर हम एक पॉलिटी का भी सेशन रखेंगे, ठीक है? Yes. ओके, ओके सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर